क्या है किसान आंदोलन का खालिस्तान कनेक्शन? देश में चल रहे किसान आंदोलन की बात करते ही एक बात और जहन में आती है कि क्या खालिस्तान की मांग फिर से सर उठा रही है? छब्बीस जनवरी को लाल किले पर तिरंगे के अपमान और राजधानी में हिंसा करने वालों को पुलिस एक एक करके गिरफ्तार कर रही है। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर कौन लोग इस साजिश के पीछे हैं और किन किन देशों में इनकी मजबूत जड़ें हैं। एक सवाल यह भी है कि क्या एक वर्ग किसान आंदोलन को बदनाम करना चाह रही है? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, श्री एम.एस. बिट्टा और दूसरे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट कुमार शक्ति शेखर। बिट्टा जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा। क्या किसान आंदोलन के बहाने खालिस्तान की मांग दोबारा सर उठा रही है? पहली बात तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, किसान आंदोलन जो है वो खालिस्तानी आंदोलन नहीं है। अब उसमें कई ऐसी देश विरोधी शक्तियां आईएसआई की तरफ से, पन्नू की तरफ से, खालिस्तान की तरफ से, जो कनाडा, अमेरिका, जिन्होंने कुछ ज़्यादा लोग नहीं है, चंद लोग हैं, पर अब उन्होंने किसान आंदोलन के नाम के ऊपर पूरे दुनिया में बैठे हुए हर उस पंजाबी को एक भावुक करने की कोशिश की है। किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, सिखों के साथ जुल्म हो रहा है, उसका प्रचार गलत तरीके से किया जा रहा है। किसानों को खालिस्तानी आंदोलन में मैं नहीं कहूँगा कि किसान जो है वो खालिस्तानी, उन लोगों ने इस वक्त, हाँ, लेकिन खालिस्तानी मूवमेंट में जो लोग इन्वॉल्व रहे उन्होंने इसको अपना रास्ते के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हम राष्ट्र के लिए इतने वर्षों से काम करते हैं, ठीक है। शहीद परिवारों के लिए छोटी सी बात बताता हूं, हमें तो कभी विदेशों से किसी ने नहीं कहा या हिंदुस्तान के अंदर की ये शहीद परिवार है, हम आपकी ये मदद करना चाहते हैं, ये वहां तक पहुंचा दो। जो मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते, चलो आप तो गवर्नमेंट बहुत मदद कर रही, किसी ने नहीं कहा। पर मुझे एक चीज बताइए, जहां खालिस्तान की बात आ जाए, जहां कृपाने हिलाने की बात आ जाए, यहाँ 26 जनवरी को वो इतना बड़ा हमारा दिन, और वो तिरंगा झंडा आजादी का, जो पहला तिरंगा झंडा इस खून से लथपथ मातृभूमि की उस धरती के ऊपर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का तिरंगा झंडा लहराया गया, दो जगह पे जाके अपमानित करना, ये कौन सी देशभक्ति है? ये कौन सा किसान आंदोलन है? मैं पूछना चाहता हूँ। मैं भी लाल किला के अंदर जब यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मैं 4-4 लाख की भीड़ की। ममता बनर्जी मेरी स्टेट प्रेसिडेंट थी, मैं नरसिम्हा राव जी को लेके जाता था, मैं 4.5 लाख की भीड़ करता था। पर हमें आज तक तो किसी ने उंगल नहीं उठाई कि बिट्टा का रैली आती थी और ढाबे लूट के लेगी और दुकानें लूट के लेगी और रास्ते को गलत कर दिया। जहाँ जो पुलिस का डिसिप्लिन है, जो प्रशासन का डिसिप्लिन है, हम उस तरीके से चले। आम आवाम क्यों उस पर परेशान हो? किसान आंदोलन ने अगर किसान आंदोलन शुरू किया है तो उसकी अगुवाई भी सही तरीके से करते, खुद आगे लगते, जैसे हम लगा करते थे 93, 96 तक। पीछे 10 गाड़ियां होती, आगे होती, आसपास होती, वायरलेस सेट हाथ में होते। मैं उस वक्त वायरलेस सेट की बात करता हूँ, तो आप लेके घूम करके आ जाते। हो सकता है पीसफुल अगर आंदोलन कामयाब हो जाता, हो सकता अगले दिन गवर्नमेंट जो है उनको कहते हम आपकी मांगे मानने को तैयार है। अब आपने तिरंगे झंडे का अपमान करके राष्ट्र का गौरव, वही बिट्टा जी, वही चीज है कि अगर असल में किसान आंदोलन होता या असल में किसान आंदोलन जेन्युइन होता या सही लोग उसको लीड कर रहे होते, तो जिस तरह से पहले हुआ है कि अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो उसे वापस ले लिया जाता। इन्होंने, राकेश टिकैत ने उसे वापस नहीं लिया। देखो एक बात सुनो, यूपी में चुनाव आने वाला है जी, अब मेरी समझ में आ रहा है, पहले नहीं था। यूपी में चुनाव आने वाला है। अब एक थे बाबा टिकैत, बाबा टिकैत साहब, वो एक आंदोलनकारी थे। आंदोलनकारी उसके आगे नहीं रहे, पर हम सिर झुकाते हैं, गरीबों की, किसानों की, मजलूमों की आवाज उठाते थे। इसकी तो टकैती जमानत जब्त हुई कांग्रेस की राजनीति के अंदर। देखो दो चीजें हैं, आंदोलनकारी कभी चुनाव नहीं लड़ता है, जब चुनाव लड़ लेता है जहां तो उसी रास्ते पे चले तो लोग उसको, जनता कहेगी आंदोलनकारी है। अगर रास्ते भटक जाते हो तो आप आंदोलनकारी नहीं रहते। टकैत ने रास्ता बदल लिया, टकैत ने राजनीति की, पंजाब के किसान ने पॉलिटिक्स नहीं की, पंजाब के किसानों को टकैत ने मूर्ख बनाया
और विदेशी जो शक्तियां थी उन्होंने किसानों का इस्तेमाल किया। अब डकैत के मन में ये है कि अब ये मेरा मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, जो भी मेरा वोट बैंक आ जाएगा, अगली यूपी। देखो यहाँ का काफी तौर पे जो पॉलिटिशियन है वो कितना भी कहे मैं देशभक्त हूँ, कितना भी कहे आंदोलनकारी हूँ, उसके दिमाग में ये कहीं ना कहीं जरूर होता है कि 6 महीने, साल में, 2 साल में मैं इस मुकाम, इस मंजिल तक पहुंचूंगा। मैं अभी से ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश करूं ताकि मैं उस मंजिल तक पहुंचकर मैं बैठ जाऊं। ये पॉलिटिशियन का दिमाग है। ठीक। अच्छा कुमार, मैं बिट्टा जी की बात के आगे आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि खालिस्तान मूवमेंट जो है, खालिस्तान की जो विचारधारा है या परिकल्पना है या गलतफहमी है, जो भी है, वो उसने किसान आंदोलन के अंदर कहीं रास्ता बना लिया है? देखिए, किसी भी मूवमेंट में प्योर एक ही तरह के लोग नहीं होते हैं। यहाँ पे हम ऐसा कहें कि कुछ जेन्युइन फार्मर्स भी हैं, किसान हैं, जेन्युइन है, हाँ, जिनका कंसर्न एकदम जेन्युइन है। हाँ। वो सच में अंदर से उनको लग रहा है कि एमएसपी के साथ शायद कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाएगा। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है कि जब सरकार कह रही है हम बातचीत, लेकिन बिना बातचीत करे कौन सा आंदोलन, उसका मोटिव जरूर कोई डिफरेंट होगा ना। पहला तो एक होता है कि जेन्युइन किसान हो, दूसरा होता है कि इनोसेंट है लेकिन वो उनको बहकावे में ला दिया गया हो, दूसरा। और तीसरा एलिमेंट होता है जो खतरनाक वाला, जो कि सब लोग नहीं जानते। उसमें इस तरह के एलिमेंट्स रहते हैं, एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे शाहीन बाग में भी थे, यहाँ भी हैं। तो कुछ तो है खालिस्तान का, मतलब ये एलिगेशंस लगे हैं और कुछ प्रूफ्स भी मिले हैं, गवर्नमेंट भी उसमें इंक्वायर कर रही, इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा मूवमेंट ही खालिस्तानी है या उनके द्वारा ऑक्यूपाइड है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें हर एक मूवमेंट में कुछ लोग स्नीक मतलब अंदर घुस जाते हैं, पीछे दरवाजा, बैकडोर एंट्री, वो बैकडोर एंट्री उन्होंने कर ली है। लेकिन इसमें एक चीज है बेटा जी कि जो आंदोलन लीड कर रहा है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि जो आंदोलन हो रहा है वो पीसफुल हो, जेन्युइन मांग लेके हो और सरकार के साथ एक सिंक में हो। मतलब आप मांग लेके आए हो तो कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में तो जाना चाहिए। आपने राज्यपाल साहब को सुना होगा, मैंने इस 26 जनवरी से पहले उनकी एक स्पीच सुनी। मैं बड़ा उनकी स्पीच सुन के भावुक हुआ। उनकी तरफ एक उसके और स्पोक्समैन थे, उनकी डिबेट में थे मेरे साथ, मैं बड़ा भावुक हुआ, अपने विचारों को बदला उनको देख करके। उन्होंने कहा जी बच के रहना, इस आंदोलन के अंदर कोई गलत अंतर शामिल हो चुके हैं, अगर किसी ने खालिस्तान बनाना है तो जाके कनाडा बना लो। हमारे लिए इतना ही राज्यपाल साहब का किसान आंदोलन के लीडर का कहना बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब उनके मन में था कि इस आंदोलन को उन लोगों ने कब्जा कर लिया, पर वो लोग सहम गए, बोल नहीं पाए। गुंडे, बदमाश लोग, कई सुखा लथाना जैसे लोग, आपके दीप सिद्धू जैसे लोग, जो कई सालों से फेसबुक चलाते चलाते ऐसे टेररिस्टों की फोटो डाल रहे थे जिन्होंने कई हजारों बहनों के सुहागों को उजाड़ दिया। पंजाब गवर्नमेंट ने उस वक्त नहीं ध्यान दिया। जिस तरीके से इन्होंने शाहीन बाग की बात की, मैं शाहीन बाग के आंदोलन के टोटल खिलाफ हूँ और मैंने विरोध किया है, पर एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा, वहां तिरंगे झंडे का अपमान मैंने नहीं देखा। वहां नरेंद्र मोदी जी को गाली देते हुए गंदे शब्दों का इस्तेमाल मैंने नहीं देखा। पर जो पंजाब के अंदर इन खालिस्तानियों ने, इन गुमराह जो भी हुए नौजवानों ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया, होंगे बीजेपी, हमने क्या लेना, हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भाई, दुनिया में एक नाम बनाया भाई, 370 धारा खत्म किया भाई, राम जन्मभूमि का 500 साल का इतिहास उन्होंने करके बिल्कुल एक सामने लोगों के सामने इतिहास बनाया। 3 तरह कई चीजें ऐसी की हैं जो हमारे सर्जिकल ऑपरेशन किए, जो बचपन से लड़ाई लड़ते शहीद परिवारों के लिए किया तो किया, कम से कम थोड़ा सा भाषा का प्रयोग गलत नहीं होना चाहिए। मर गया मोदी, हाय हाय मोदी, ये तो शाहीन बाग नहीं चला। अच्छा बेटा जी, एक चीज, आप खालिस्तान के मूवमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, आप सब जगह घूमे फिरे हैं पूरे दुनिया में। एक चीज बताइए कि आखिर जो कुछ स्पेसिफिक देश हैं जैसे कनाडा हो गया, यूके हो गया, इन सब देशों में ज्यादा उनकी पार्लियामेंट्स, उनके पार्लियामेंटेरियन सब खालिस्तान, हमारे भारतवर्ष में किसान मूवमेंट, प्रेस की आजादी को लेकर इतने कंसर्न्ड क्यों हैं? उनका क्या मतलब है? पहली बात तो आपको स्पष्ट हम कह दें, हमने शरीर आधा हिस्सा अपने दोस्त यार 70 के करीब गवाए, जख्मी हुए, अभी भी कई अंगहीन है। एक बात तो आपसे इस चैनल के जरिए मैं वादा करके जाता हूँ, बोनस की बची हुई जिंदगी में जब जब बम चलते थे हम इनको चैलेंज करते थे, चाहे दिल्ली में रायसीना रोड हुआ, चाहे अमृतसर, कहीं
खालिस्तान ना बना था, बनेगा ना, कभी बनने देंगे। बनेगा तो पहले की तरह गंदी हनेरी की तरह टूटे हुए शरीर से हमारी लाशों से निकल जाएगा, ये तो आपसे गारंटी। और ये तो 2021 का भारत है, ये तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। राष्ट्र के ऊपर तो कभी समझौता अपने आप से भी नहीं करता वो। बड़े बड़े लोग नाराज हो जाते हैं, वो नहीं कंप्रोमाइज करता। ये कहाँ बैठे हुए हैं, हम है कितने, 2 करोड़। और इज्जत हमें कितनी मिलती है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये पार्लियामेंट में उधर बात करने वाले को कहना चाहता हूँ, आप चाहते क्या हैं? 4 यूपी के बड़े डिस्ट्रिक्ट ले लो जनाब, उतनी आबादी है। और देश का प्रधानमंत्री 10 साल, पहला डिफेंस मिनिस्टर डॉक्टर सरदार बलदेव सिंह, फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह, एयर मार्शल सरदार अर्जन सिंह, आर्मी चीफ कौन, जे सिंह, दूजा विक्रम सिंह। नहीं बेटा जी, ये कुछ स्पेसिफिक देश मेरा इन्हीं से सवाल है, इनको कभी सामने ले आओ भाई। खालिस्तान का मतलब क्या है? हमारी सुबह प्रेयर होती है, सुबह हर गुरुद्वारा साहब में, बिछड़े हुए गुरुद्वारा साहब हमें देना, मतलब ननकाना साहब भी देना। और ये दिल्ली के गुरुद्वारा साहब, पटना साहब के गुरुद्वारा साहब, गुजरात के गुरुद्वारा साहब, ये महाराष्ट्र नंदेड़ साहब के गुरुद्वारा साहब चाहते हैं कि सारे सिख वहीं चले जाएं, धक्के खाएं और भूखे नंगे पाकिस्तान के बॉर्डर खोल के व्यापार करें। जगह हमारे पास जमीन है नहीं, कारोबार है नहीं, बच्चे हमारे विदेशों में चले गए और अब दिल्ली के अंदर पासपोर्ट के जरिए जाएंगे। इनकी ऐसी की तैसी खालिस्तानियों की है कौन पार्लियामेंट? कौन सा पार्लियामेंट है? हम अपने पार्लियामेंट को देखते हैं, हम अपने संविधान देखते हैं, हम अपने कानून देखते हैं। उनको चलाती ISI, हमको ISI नहीं चलाती। हमें अपना देश हम खुद चलाते हैं, हिंदुस्तान का आम आवाम चलाता है। हाँ, क्योंकि जिस तरह से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने, जिस तरह से UK की पार्लियामेंट ने कुमार इस पे रिएक्शन दिया, इस पे आपको क्या लगता है, आखिर क्या उनको क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है? देखिए, वहाँ पे उन लोग, कनाडा में तो सिख्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। सिख पॉलिटिक्स वहाँ बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे सिख और पंजाबी वहाँ पे वोटर्स हैं और वो वोट बैंक पॉलिटिक्स है। और प्लस जो ट्रूडो है, ट्रूडो इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द सिख्स, उनका एकदम पर्सनल वोट बैंक है वो, उनकी पार्टी का। तो ये रीजन है कि वो उसके फेवर में सबसे पहले ट्रूडो ने ही बोला था, किसान फार्मर्स प्रोटेस्ट के फेवर में। यूके में भी वैसा ही हाल है, उन लोग बहुत डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ऐसे उनको बहुत खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है डेमोक्रेसी की वजह से, जो उन लोग सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसा फ्रांस भी करता था, फ्रांस आज भुगत रहा है, अब अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रिटेन अभी तक नहीं किया है, लेकिन वो आएगा उस रास्ते पे। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो किया वो सचमुच में हमारे भारत के इंटरनल अफेयर्स में वो इंटरवेंशन है, वो इंटरफेरेंस है। और कल ही इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने और एक्सटर्नल अफेयर्स ने समन करके ब्रिटिश कमिश्नर को, हाई कमिश्नर को, और डिमाशे दिया उनको, समन करके उनको बोला कि ये हमारे, आप इंटरनल अफेयर्स में आप नहीं कर सकते इंटरफेयर। तो बहुत गलत किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये करके। वो भी डेमोक्रेसी और वहाँ के वोट बैंक, वहाँ भी जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी बांग्लादेशीज भी हैं, उनके वोट बैंक, उसी तरह से पंजाबीज एंड सिख्स भी उनके वोट बैंक हैं। उनको केटर करने के लिए बस वोट बैंक पॉलिटिक्स है उनका अपना वो, लेकिन अपना इंडिया से उनका अपना जो रिश्ता है वो खराब करने पर तुले हुए हैं, जो नहीं होना चाहिए। इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। मैंने पहले भी कहा था, हम कहते हैं इंडिया में वोट बैंक पॉलिटिक्स है, पूरी दुनिया में वोट बैंक पॉलिटिक्स है। बड़ी बड़ी अच्छी बातें इन्होंने कही। अब पूरी दुनिया में वोट बैंक पॉलिटिक्स है। मैं एक छोटी सी बात उदाहरण दूंगा। मैं एक पॉलिटिशियन रहा, 7 साल की उम्र में कांग्रेस में आया और पहला प्राइम मिनिस्टर कौन देखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अभी तक देखता रहा हूँ। मैं पॉलिटिक्स में रह के पॉलिटिक्स से सख्त नफरत करता हूँ। मुझे बड़ा सा बड़ा पद दे, मैं कहा भैया अपने पास रख, जिंदगी का सफर बड़ा छोटा है, राष्ट्रवाद सबसे बड़ा है, ठीक है। जितनी देर तक हम अपने आवाम को प्रथम राष्ट्रवाद, नेशनल फ्लैग की इज्जत क्या है, भारत माँ की कदर कीमत क्या है, देश आजाद खून से कैसे आजाद हुआ। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, मेरे से गुम हो गया कहीं, मैं ढूंढता हूँ बहुत उसको। यूके के अंदर एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, बहुत बड़े अंग्रेज थे, उन्होंने लिखा सिख कौम सिर्फ सिख समाज के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक मानवता की रक्षा का एक बहुत बड़ा इतिहास है, मानवता का एक प्रतीक है। मेरे से गुम हो गया, बड़ा पछताता हूँ। तो सिख कौम तो एक ऐसी मार्शल, ऐसी मानवता की असूलों की कौम है। हमने उस कौम को कहाँ पहुँचा दिया? जैसे इन्होंने कहा कि हमारे देश को बदनाम कर दिया, हमारी पगड़ी के पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हमने पुराने इतिहास को देखा ही नहीं कि गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास क्या था।
अच्छा बेटा जी, एक चीज, एक और सवाल एक दूसरा वर्ग उठाता है। हाँ। वो कहता है कि सरकार जब भी कोई आंदोलन होती है तो उसको डिफ्यूज करने के लिए उसको बदनाम करने की कोशिश करती है। क्या यहाँ भी तो ऐसा नहीं है कि किसान आंदोलन में किसानों की मांगों को ना मानने के लिए इसको खालिस्तान से जोड़ा गया? एक बात देखो, मेरी बात सुनो, वीडियोज आपके सामने, उस सरकार के तो आदमी है ही नहीं। एक सरदार साहब ने क्या कहा था, इमरान खान तो मेरा यार है, नरेंद्र मोदी तो मेरा दुश्मन है। ठीक, वो इमरान खान की सरदार साहब बात करते हैं। जो इमरान खान हमारे उसके होते हुए गुरु नानक साहब, ननकाना साहब के अंदर ग्रंथी की बेटी को अगवा किया जाता है, मंदिरों का अपमान किया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह जिसका कंधार तक राज था, थर थर कांपते थे उस वक्त मुगल, उसके स्टैचू को तोड़ दिया जाता है। हमारे जवानों को शहीद करते हैं। हम कहते तेरा यार इमरान खान, हमारा योद्धा नरेंद्र मोदी जिसने 370 धारा खत्म की, आतंकवाद को नकेल पहुंचाई। क्या कहते हैं सरदार साहब, एक हमने इंदिरा गांधी मारी, हम नरेंद्र मोदी को मार दें। क्या वो सरकार का आदमी था? क्या नेशनल फ्लैग का, राष्ट्रीय इतना बड़ा धरोहर, उसका अपमान होता है? क्या वो सरकार कराएगी? क्या कोई सरकार ऐसी होगी जो उसका अपमान कराएगी? उन्होंने तो विश्वास किया कि भी आप पीसफुल तरीके से करो। अब रास्ता तोड़ के अगर दीप संधू जैसे आ जाएं, तो कुछ और लोग आ जाए, उनके साथ काफिला आ जाए, तो वो क्या सारे सरकार के लोग हैं? उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, अपनी बदनामी उन्होंने खुद करवाई। अगर वो इस तरह से लाल किले नहीं जाते, वहां पे एक झंडा नहीं फहराते, उस तरह से जिस तरह से ट्रैक्टर लोग चला रहे थे, वो बंदा जो एक मर गया, हाँ। वो किस तरह से आपने देखे थे वीडियो? हाँ, स्टंट इतना फास्ट चला के आया और वहां पे ऐसे टर्न किया तो पलट गई, उससे वो मर गया। जिसको शुरू में लोगों ने कहा था कि गोली मारी गई, जो कि सरासर गलत था, है ना। तो उन्होंने अपनी बदनामी वहां पे जिस तरह अपने व्यवहार से अपनी की है, तो इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी। क्योंकि आंदोलन जब तक पीसफुल नहीं है तब तक वो आंदोलन। मुझे एक चीज बताइए, ट्रैक्टर लेके 5-5 और बस को आप मार रहे हो, क्या आप नशे करके आए हो? क्या आप दारू पी के आए हो? अफीम खा के आए हो? क्या दिल्ली के अंदर आज पाकिस्तान, उस दिन हमारी क्या न्यूज चला रहा था कि खालिस्तानियों ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया। लाल किला के तिरंगे झंडे का अपमान, मतलब पूरी दुनिया में यह संदेश देना कि खालिस्तान बन गया। लाल किला, एक तिरंगा झंडा हम हाँ कहीं और लहराते हैं, मंत्री लहराते हैं स्टेटों में, एक तिरंगा झंडा हमारे मातृभूमि की उस धरती से खून से लथपथ, खून से सजा हुआ पहला तिरंगा झंडा, उसका अपमान होता है और उस पर जाके केसरी कहते हमने लहरा दिया। और किसी भी सरदार साहब से आज पूछो फिर क्या हुआ, केसरी लहरा दिया, सरदारों ने फट्टे चक दिए। क्यों हर गुरुद्वारा साहब के अंदर, पंजाब छोड़ो पूरे हिंदुस्तान से गुरुद्वारा साहब के अंदर से आवाज क्यों नहीं उठी कि इन खालिस्तानियों से हमारा कोई संबंध नहीं, ये देशद्रोही हैं, ये हमारे सिखों का अपमान कर रहे हैं। 84 के दंगे को हुए जनाब, क्यों हुए? इन लोगों की गलतियों से 84 के दंगे हुए। 19,000 बेगुनाह हिंदू बहू बेटियों का कत्लेआम किया गया। माँ को पता नहीं मेरा पति निकला वापस आएगा, यानी खून सी नदियां बहा दी। कोई हिंदू भाई मेरा, किसी ने कहा हम केस लड़ेंगे ना, कोई बात नहीं, 19,000 हमारे भाई मार दिए, हम आगे रास्ता अपनाते हैं। आपने फिर जाके ये गलत कर दिया। सवाल यह है कि उसके बाद 84 के दंगे इन्हीं कारणों के कारण हुए। आप हालात ऐसे बनाना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं कि पंजाब से बाहर आपसे भी ज्यादा खुशहाल सिख हैं, उनके कारोबार हैं, उनके व्यापार हैं। कभी उनका आपने सोचा? आप पंजाब में बैठ के कुछ भी बोल देते, ये नहीं सोचते कि उसका नुकसान वहां जाके क्या होगा, दिल्ली के सिख का क्या होगा, महाराष्ट्र के अभी तक जो उजड़े हुए हैं उनको तो किसी ने इंसाफ दिलाया ही नहीं। बिट्टा जी, लेकिन एक चीज अच्छी हुई कि 26 जनवरी के बाद जो किसान आंदोलन के लिए लोगों की सिंपैथी थी आम आदमी में, कि बेचारे महिला, बुजुर्ग, बच्चे यहाँ पे इतनी ठंड में कपकपा रहे हैं, यहीं पे हैं, तो सरकार इनके साथ कुछ इंसाफ नहीं कर रही है। वो 26 जनवरी में इन्होंने जो जैसा व्यवहार किया, वो ओपिनियन जो था वो बदल गया। अच्छा बिट्टा जी, कुमार जी, आप लोग हमारे स्टूडियो आए, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार कीजिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि यहां हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। नमस्कार।